स्पेशल राउंड क्या है या सीसैप राउंड क्या है कि क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी अभी जारी हो गई है कि आपको पार्शियल एडमिशन फी PAF 23 जुलाई से 27 जुलाई को कंपल्सरी जमा करना है, अदरवाइज आप इस सीट को लूज कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी आपकी सीट। एडवाइजरी है बिफोर CSAB स्पेशल राउंड। आपके लिए CSAB स्पेशल राउंड से पहले 24 जुलाई और 25 जुलाई को जी उसमें आपका कैटेगरी रिस्टोर करा सकते हैं। इसमें कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं और किनको इसमें फायदा? ये 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, आपका 7 अगस्त तक चलेगा रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट। दासा एंड सीसैप दोनों का शेड्यूल भी सेम है, तो जो लोग दोनों में शामिल होंगे उनके लिए क्या लॉगिन का प्रोसेस है? कि जैसे हम CSAB स्पेशल राउंड की बात करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन डेट होता है 30 जुलाई से 7 अगस्त। आपको इस बीच में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, आपका एनरोलमेंट फी हो और या फिर आपका चॉइस फिलिंग हो। ये आपकी स्पेशल राउंड का ये 30 जुलाई से 7 अगस्त तक। बट मैं अगर दासा की बात करता हूँ मैडम, तो उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो टाइम है वो 30 जुलाई से 3 अगस्त है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द रूपा टॉक्स में। जेई काउंसलिंग को लेकर तीसरे एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अब तक हुए अलग अलग राउंड्स में आप सभी को कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया होगा, और अगर किसी वजह से आपको कोई इंस्टीट्यूट अब तक के हुए राउंड्स में नहीं मिले होंगे तो उसके लिए निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए कोई ना कोई व्यवस्था भी जरूर बनी रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल राउंड यानी कि सीसैप राउंड। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सीसैप राउंड क्या है और उसके अलग अलग स्टेप्स क्या है, किस तरह आप आगे आएंगे और इस राउंड का लाभ किन कैंडिडेट्स को मिल सकता है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए इस बार हमारे वही गेस्ट हैं, वही एक्सपर्ट हैं, आप सभी के जाने पहचाने, जो कि पिछले 2 एपिसोड्स में आपको गाइड कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश साहू जी, जो कि NIT एडमिशन सेल के सेंटर इंचार्ज हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर साहू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे तीसरे एपिसोड में। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आप अभी तक हमारे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी तक 2 एपिसोड्स में आपने बहुत अच्छे से हमारे कैंडिडेट्स को समझाया। जैसे कि पहले एपिसोड में आपने ये समझाया कि किस तरह से जेई के काउंसलिंग में शामिल होंगे, किस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, किस तरह रजिस्ट्रेशन कराएंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। सेकेंड एपिसोड में आप सभी ने देखा कि सेकंड से लेकर 6 राउंड के बीच में किस तरह से आप सावधानी रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और अब तक जितने भी राउंड्स हो गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा गाइडेंस मिला होगा। आज का हमारा पॉडकास्ट सीसैप राउंड को लेकर है, स्पेशल राउंड को लेकर है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर स्पेशल राउंड क्या है या सीसैप राउंड क्या है, और इस बारे में सीसैप राउंड पर चर्चा करने के पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी अभी जारी हो गई है, ये कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या कुछ पिछले साल से इसमें बदलाव किए गए हैं? जी सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट और जो आपके एडमिशन से रिलेटेड है उसमें आप लोग अपना पूरा ध्यान दे रहे होंगे, और इंफॉर्मेशन ब्रोशर चाहे वो सीसैप का हो, चाहे वो जोसा का हो, चाहे वो आपका दासा का हो, सभी आपने उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैडम का बहुत अच्छा पॉडकास्ट के लिए मैं सराहना करता हूं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CSAB स्पेशल राउंड जो जोसा के बाद जो बचे हुए सीट्स हैं उनकी उसके लिए कंडक्ट होता है। इसमें एक और बात है कि CSAB स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले जो 2 महत्वपूर्ण बातों पे मैं जोर दूंगा सभी बच्चों के लिए, और ये उनके लिए एक दिशा निर्देश टाइप का है कि जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से एलिजिबल कैंडिडेट है उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। बट जो बच्चे जोसा के पहले से लेकर 6ठे राउंड तक जिन बच्चों ने सीट अपना कंफर्म कराया है, वो कंफर्म कराया मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका सीट एक्सेप्टेंस और उनका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा है, उन बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि उनको अभी एक अपना पार्शियल एडमिशन फीस देना है, और वो आपको अपने लॉगिन पे जाके 23 जुलाई से 27 जुलाई ये 4-5 दिन का जो विंडो है इसमें आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना है, जो कि
वो जनरल और ओबीसी के लिए 45,000 है। और ये जब तक आप इसको नहीं देंगे आपका एडमिशन, आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। अच्छा। ये जोसा के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक सीट अपना कंफर्म किया है। तो ये पहला महत्वपूर्ण निर्देश है कि आपको पार्शियल एडमिशन फी PAF 23 जुलाई से 27 जुलाई को कंपल्सरी जमा करना है, अदरवाइज आप इस सीट को लूज कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी आपकी सीट। अच्छा। तो ये पहला दिशा निर्देश है, एडवाइजरी है बिफोर CSAB स्पेशल राउंड। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि जो बच्चे CSAB स्पेशल राउंड में जाना चाहते हैं और वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे OBC, EWS, SC, ST या PWD, तो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, परंतु उनका जो है पहले सीट मिला हुआ था जोसा के राउंड्स पे, बट उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से उनका सीट कैंसिल हो गया, क्योंकि उनको हम जो वेरिफिकेशन सेंटर में जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे OBC से जनरल में हो गए, क्योंकि उससे उनका ये कैंडिडेचर कंटिन्यू रहता, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए कि भाई आपको OBC में सीट नहीं मिली, चलिए जनरल में आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास वैलिड OBC का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से आपका जो कैटेगरी चेंज हो गया है, जनरल कैटेगरी। तो दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश इस बारे में है कि आपके लिए CSAB स्पेशल राउंड से पहले 24 जुलाई और 25 जुलाई को जी उसमें आपका कैटेगरी रीस्टोर करा सकते हैं। आप अपने लॉगिन पे जाइए, है ना, ये आपका जब जोसा के राउंड खत्म हो जाएगा 24 और 25 जुलाई, जो स्पेशल राउंड शुरुआत से जस्ट पहले आप अपने लॉगिन में जाइए, और आपके पास जो अगर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है तब आप अपना कन्वर्ट कर लीजिए। आपका OBC से जो जनरल हो चुका है, आप अपना OBC कन्वर्ट कर लीजिए। किसी EWS का है तो वो EWS कन्वर्ट कर ले, किसी SC ST के विषय में अगर है तो वो अपना कैटेगरी अपना रिस्टोर कर ले, अपना ओरिजिनल कैटेगरी आपके, अगर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तब। इसी तरीके से अगर PWD किसी वजह से उनका जनरल हो गया है तो PWD भी रिस्टोर कर ले। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है CSAB स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले सभी छात्रों के लिए। ये डेट्स जो आपने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सीरियसली इन सारे डेट्स को 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच के सारे डेट्स को आप बहुत ध्यान रखिए। और जैसे कि सर ने बताया कि पार्शियल एडमिशन फीस देकर आप अपने सीट को लॉक कर लीजिए, उसे कंफर्म कर लीजिए। CSAB राउंड के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें ये पूरा जो 3 पॉडकास्ट हमने इस बार किया, डॉक्टर साहू ने इतने अच्छे से आपको गाइड किया, और निश्चित रूप से आप बहुत इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए द गोपा टॉक्स को, और इसे सबको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। क्योंकि हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसका फायदा मिले। क्यों जी। तो सब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। CSAB राउंड कब से शुरू हो रहा है और उसमें कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं और किनको इसमें फायदा मिलेगा? जी CSAB स्पेशल राउंड आपके लिए सभी छात्रों के लिए 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये 30 जुलाई से शुरू होके आपका 7 अगस्त तक चलेगा रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट। और इसमें और जोसा के राउंड में अंतर यह है कि जोसा में आपको सीट एक्सेप्टेंस, जब आपको सीट मिल जाती है तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होता है। और इसमें जो है जोसा के राउंड के बाद जो बची हुई सीटें हैं, जो वैकेंसी आएगी, शायद 30 जुलाई को वैकेंसी एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी सभी बच्चों के सामने, तो उन सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अंतर यह है कि इसमें इनको स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी देना है, मतलब आपको पहले पैसा देना है इसमें भी, रजिस्ट्रेशन के बाद फी पे करना है, और वो फी पे करना है मतलब 45,000 आपके जनरल OBC के लिए, EWS के लिए, और आपका 19,000 रुपीज SC ST और PWD के लिए है। तो वो आपको ब्रोशर आप ध्यान से पढ़िए, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा CSAB की वेबसाइट पे। और अब आप बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो ध्यान रखिए इसमें कैटेगरी बहुत सारी हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप से मैं यही बात करना चाहूंगा कि वो सारे बच्चे जो कि JEE मेंस क्वालिफाइड हैं, JEE मेंस में रैंक होल्डर्स हैं, और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है अनेक्जर 2B जोसा का या अनेक्जर 2 CSAB का, उसके हिसाब से वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। जैसे कि वह बच्चे जो अभी तक एनरोल नहीं किए थे, पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे पहले वो कैटेगरी, या जो बच्चे मींस रजिस्ट्रेशन तो करा लिए थे, सीट मिली बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस समय नहीं फुलफिल कर रहे थे, अब फुलफिल कर रहे हैं, तो वो बच्चे।
तीसरे बच्चे जो विड्रॉ कर चुके हैं, चौथे बच्चे जिसका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से कैंसिल हो गया है, या वह बच्चे जो सीट पक्की कर चुके हैं, पीएफ भी दे चुके हैं, अब वो अपना और भी चांस लेना चाहते हैं कि भाई इससे ऊपर भी हमारे अपग्रेडेशन के चांसेस अगर बनते हैं तो हमको पार्टिसिपेट करना है। जी, तो ये सारे टाइप 9 टाइप्स के बच्चे हैं इसमें। आप उसमें पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 देख लीजिए। मोटा मोटी मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि वो सारे बच्चे, चाहे वो सीट होल्ड किए हैं, चाहे वो सीट नहीं मिला है, या वो बाहर बैठे हैं, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 30 जुलाई तक इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आ जाएंगी, तो आप ये हमारे कैंडिडेट्स को बताएं कि सीसैट राउंड में, स्पेशल राउंड में किस तरह वो रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या इसका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और बाकी जो प्रोसेस है वो जोसा की तरह होगा या उससे अलग होगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भी मैडम। इसमें CSAB में थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। देखिए, 30 जुलाई को वैकेंसी सीट मैट्रिक्स तो आ जाएगी, और परंतु एडमिशंस के लिए या फिर हमें एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स वैकेंसी वाली जो है वो डायनेमिक है। अच्छा। मतलब मैडम ऐसा है कि देखिए, जो बच्चे सीट होल्ड करके रखे हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी ऊपर जाएंगे, फिर वो सीट मैट्रिक्स कुछ और हो जाएगी वैकेंसी। तो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन और आपका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, वो वहां के बाद बच्चों की चॉइस फिलिंग का नंबर जब आता है, तो चॉइस फिलिंग के लिए सारे इंस्टीट्यूट के जो NIT प्लस सिस्टम हैं, 31 NITs हैं और 1 IIST सिपुर है, इन सारे NITs के सारे ब्रांच के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। आप अपने हिसाब से फिर वही जो चॉइस फिलिंग है, जो आपको प्रिफर्ड हाईएस्ट चॉइस है, चाहे NIT तिरची है, चाहे NIT कालीकट है, चाहे NIT नागपुर है, वारंगल है, व्हाटएवर, सो ये आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, जो ब्रांच और जो इंस्टीट्यूट, आप उसको चूज करिए। आप वैकेंसी सीट मत देखिए उसमें कि उसमें वहां पे तो वैकेंसी सीट में तो हमारा दिखाया नहीं था, तो हम उसको कैसे फिलअप कर सकते हैं, बट ये डायनेमिक वैकेंसी सीट मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है अपने हिसाब से प्रिफर्ड चॉइस भरिए। सर, फी स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा निर्देश दीजिए। जी, फी स्ट्रक्चर इसमें जैसे स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो है OBC और EWS और जनरल बच्चों के लिए है 45,000 रुपीज, और 19,000 रुपीज SC ST PWD के लिए है, और ये फीस आपको पार्टिसिपेशन के लिए है। अब जैसे ही आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जिस भी राउंड में आपको सीट मिलती है, तो उन बच्चों के लिए फिर अगेन एक आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी IAF 2 बोलते हैं। तो जैसे ही आपको वो सीट अलॉट हुई, तो आपको वो पे करके आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। अच्छा। और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिससे कि वो आपके जिस भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपका हुआ है, वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम के पास आपके डॉक्यूमेंट और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको पहुंच जाएगा। फिर वो अपना वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट करेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। सर, आपने बताया कि वैकेंसी को ध्यान में नहीं रखना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। जी, तो इसको थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि हमारे कैंडिडेट समझ सकें। जी, देखिए, पहले बात तो मैडम ये है कि इसमें मैंने पहले बताया कि वो सभी बच्चे जो जी मेंस क्वालिफाइड हैं और एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, वो सारे एलिजिबल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी जो अपने चांस लेना चाहता है, जो अच्छी सीट्स के लिए। तो उस हिसाब से जो बच्चा होल्ड करके रखा है ना सीट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा हमारे यहाँ डिपार्टमेंट मैकेनिकल में, NIT रायपुर के मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट 6 राउंड तक अपना कंफर्म कर लिया, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, पार्शियल एडमिशन फीस भी दे चुका है, और वो अपना सीट कंफर्म किया है। अब वो बच्चा फिर से पार्टिसिपेट करेगा। हम जब से वैकेंसी सीट मैट्रिक्स जब निकली, उस समय मैकेनिकल के ओपन कैटेगरी में नहीं था सीट। अब वो बच्चे का रैंक अच्छा है मेरिट के हिसाब से, और वो उसकी चॉइस के हिसाब से, अब वो बच्चा अपग्रेड हुआ, लेट अस से दैट कि वो NIT वारंगल के मैकेनिकल पहुंच गया। और जो नीचे वाले बच्चे हैं वो बोले नहीं, मैकेनिकल रायपुर NIT में तो नहीं है अवेलेबिलिटी, मेरा ये ड्रीम ब्रांच है, परंतु मैं अब वैकेंसी है ही नहीं, तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं। तो जी, इसके लिए ऐसा है कि अब वो बच्चों के लिए ऐसा सिंपल सा निर्देश ये है कि आप वैकेंसी सीट मैट्रिक्स ध्यान मत रखिए। अब आप अगर चांस लेना चाहते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करिए इसमें। जी, ये है इसका मतलब। जी, आपने इसके पहले भी निर्देशित किया था कि चॉइस फिलिंग के द्वारा सारे चॉइस भर देना चाहिए। जी, जो आपको चाहिए, मतलब जो आपको चाहिए वो सारे सीट्स आप अपनी प्रेफरेंस बनाइए। NITs में आपको सबसे अच्छा NITs कौन सा लगता है, और उसके बाद आपको कौन सा ब्रांच स्पेसिफिक है, ब्रांच कौन सी सबसे अच्छी लगती है, आप प्रेफरेंस, आप चॉइस, आपकी लाइकिंग क्या है, आप अपना प्रेफरेंस बनाइए। अभी भी वही प्रोसीजर है, आपको उसमें वैकेंसी दिख रही हो
या नहीं दिख रही हो, इससे मैटर नहीं करता, आप अपना प्रेफरेंस उसी हिसाब से डालिए। जी 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 मैंने आपको सारे चॉइस फिलिंग में अपने सारे ऑप्शंस डालने हैं जो आपको पसंद है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि वैकेंसी है या नहीं, जी और ये पूरा लक पे भी डिपेंड करता है कि आपका हो सकता है कि आप जहाँ सोच नहीं रहे आपको वहीं पे मिल गया। हाँ, लक बोलिए या फिर ये बोलिए कि आपके जितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं ये उनके आधार पे होता है, और उनकी मेरिट और उनकी चॉइस फिलिंग के आधार पे आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि सीसैट में इस बार कितने राउंड्स होने हैं, और अलॉटमेंट हो या अलॉटमेंट नहीं हो, इसके लिए बच्चों के लिए क्या आप निर्देश देते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है मैडम। इसमें इस बार सीएसएबी स्पेशल राउंड पिछले 2024 या 23 से थोड़ा सा डिफरेंट है, और चूंकि इसमें दासा भी मर्ज हो रहा है, अच्छा। तो दासा मतलब ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो बनता है अलग सी, जो इस बार इसको मर्ज कर दिया गया, जो पहले सेपरेट एक स्ट्रीम रहता था एडमिशन का। तो इस वजह से जो चूंकि दासा मर्ज हुआ है, तो इस बार सीएसएबी स्पेशल राउंड 3 राउंड अलॉटमेंट होंगे मैडम, जिसके डेट्स हैं 9 अगस्त, 14 अगस्त एंड 19 अगस्त। मतलब 9 अगस्त, 14 अगस्त और आपका 19 अगस्त। और जिसके जैसे आपको सीट मिलती है तो आपको अपनी फॉर्मेलिटी 9 अगस्त को मिलती है, तो 9 से 12 के तक को आपको अपनी विलिंगनेस मतलब वही आपका फ्लोट अक्रॉस इंस्टीट्यूट, आपका अपग्रेडेशन, स्लाइड विद इन द इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन, फ्रीज मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड ब्रांच एंड इंस्टीट्यूट, तो ये आपका फ्रीज कर दिया आपने, ये विलिंगनेस देनी है। और नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका अब बोलते हैं ना जैसे कि आप एडमिशन फीस, यहाँ पे है ना इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस। आपने पहले जैसे जोसा के राउंड में हमने देखा है कि 75,000 दिया है आपने, 2 में एक बार आपने एक्सेप्टेंस फीस दिया, फिर आपने पार्शियल एडमिशन फीस दिया, तो वो टोटल मिला के 75,000 हुआ जनरल ओबीसी के लिए। और यहाँ पे भी आपका अमूमन ऐसे ही 40,000 आपने एनरोलमेंट फीस दिया, अब आपको 35,000 और देना है जैसे आपको सीट मिलती है तब। सीट नहीं मिली है आपके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीट नहीं मिलती है उस केस में आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, पहला चीज। दूसरा जो चीज है कि अगर आपको इस दौरान, वो सीएसएबी स्पेशल लीग से हट के बात करते हैं, किसी और आपने किसी और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कहीं और किसी और प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपने कहीं और चांस ले रखा है, उधर हो जाता है, तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, जिससे आपकी रिफंड की एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है और आपको अदर मोड से या अदर मीडियम से आपको कोई दूसरी सीट मिलती है, तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको सीट मिलती है तो आप उसको सीट को एक्सेप्ट करिए, आप इंस्टीट्यूट एडमिशन IAF पे करिए, आप अपना विलिंगनेस दीजिए और आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाए। तो पहला चीज। दूसरा जो चीज है कि अगर आपको सीट मिलती है उसके केस में भी नहीं मैंने तो गलती से ये अपना ये ब्रांच भर दिया था, ये मेरे को अलॉट हो गया और मैं इसको नहीं चाहता हूं, मैं रिस्क लेना चाहता हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपके लिए सरेंडर, सीट सरेंडर। तो सीट सरेंडर करने का मतलब ये है कि मैं इस ब्रांच में तो एनीहाउ जाऊंगा नहीं, चाहे मेरे को ये ब्रांच मतलब आगे का ब्रांच मिले तो ठीक है, अदरवाइज इसमें तो नहीं आऊंगा। तो आपको सीट सरेंडर का ऑप्शन है। बट बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन यही है कि सीट सरेंडर बड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपने सीट सरेंडर कर दिया और आप फिर से अब चाहेंगे कि वो सीट मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। तो सीट नहीं मिल, आपको अगर कोई नया अलॉटमेंट होता है तो आपको ये फॉर्मेलिटी है कि आप उसके लिए जो 9 से 12, जैसे 9 अगस्त को आपको मिलती है तो 9 से 12 के लिए आप जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी है, विलिंगनेस देना, इंस्टीट्यूट फीस देना और डॉक्यूमेंट अपलोड, है ना, या फिर आप सरेंडर करना है, तो यही विंडो है। सिमिलरली अगर आप 14 तारीख को मिलती है सेकेंड राउंड में 14 अगस्त को, तो आपके पास फिर वही विलिंगनेस देने का और IAF जो 2 है इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस देने का और फिर सरेंडर का, है ना, सरेंडर का। ये फिर ऑप्शन ये है 9 से 12 अगस्त की फॉर्मेलिटी है। इसी प्रकार के लास्ट राउंड, थर्ड राउंड जो है 19 अगस्त को है। तो 19 अगस्त का फिर आपको जो रिपोर्टिंग का विंडो है वो 19 से 21 अगस्त, 19, 20, 21 3 दिन का वो विंडो है। तो ये 3 दिन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, जिसको जो सीट नहीं मिली है और अब वो बोल रहा है नहीं मेरे को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को एक मनपसंद जो है इंस्टीट्यूट जो है मेरा कहीं भी टेक्निकल जो प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट मेरा वहां पर हो गया है, ठीक है, तो अब मैं उसमें नहीं रहना चाहता हूं, तो उसके लिए एक एग्जिट का ऑप्शन भी है। अगर आपको ब्रांच अलॉट नहीं हुई है और आप अपना रिफंड एलिजिबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एग्जिट भी कर सकते हो, तो एक एग्जिट ऑप्शन है। डॉक्टर साहब एग्जिट और सरेंडर को थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, एग्जिट उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को सीट नहीं मिला है, मतलब 9 अगस्त को
या फिर आपको 14 अगस्त को या 19 अगस्त को, है ना। तो इन बच्चों के लिए 19 अगस्त तो हालांकि लास्ट राउंड है, फिर भी मैं 9 अगस्त और 14 अगस्त जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चे इस प्रोसेस से बाहर होंगे अगर वो एग्जिट का बटन दबाते हैं तो। और वो मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि जो बच्चे हो सकता है कि उनको मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, वो एक बार और चांस लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो बच्चे एग्जिट हो सकते हैं। जिन बच्चों को इसके इंस्टीट्यूट के अलावे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं उनकी नजरिए के हिसाब से, तो वो बच्चे एग्जिट कर सकते हैं। ये तो एग्जिट का हुआ। अगर आपको सीट नहीं मिला है तो एग्जिट का ऑप्शन है। अब रही बात सरेंडर की, सरेंडर का ऑप्शन एक तरह से विड्रॉवल प्रोसीजर है मैडम, और उसमें जो है जो जिन बच्चों को जो अलॉट हुई है, अब वो ब्रांच उनने अपने से भर दिया था, बट वो उनका जो है थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा चेंज हुआ। अब वो चाह रहे नहीं ये ब्रांच हमारे लिए अब आज की स्थिति में इतना सुटेबल नहीं है, अब हमारी प्रेफरेंस या लाइकिंग नहीं है, तो वो बच्चे उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करना मतलब वो आपने वो सीट को दूसरों के लिए वैकेंसी में डाल दिया, तो ये सरेंडर का ऑप्शन है। और अब ये देखिए इसका जो चीज है सरेंडर का, सरेंडर में मतलब सिंपल सा ये है कि सरेंडर आपने किया है मतलब आपका विड्रॉवल प्रोसीजर है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी एज पर जो नॉर्म्स ऑफ CSAB है उसमें आपको बनेगा। अगर आप कंटिन्यू किए और बाद में ज्वाइन नहीं किए और थर्ड राउंड के बाद भी आपको वही सीट रिमेन रह गई, फिर आपको क्या होगा कि विड्रॉवल के हिसाब से आपको जो रिफंड रूल जो है उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको कोई रिफंड अमाउंट ना मिले। तो अगर आपका मन नहीं है उस ब्रांच में और आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना है तो सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने से ये हो सकता है कि आपको हो सकता है कि थर्ड राउंड में आपके ऊपर की चॉइस मिल जाए, तो उस समय आपको हो सकता है। तो और सरेंडर का ऑप्शन मैडम 9 अगस्त के बाद है, 9 से 12 अगस्त में आप सरेंडर कर सकते हैं, और दूसरा है 14 अगस्त, 14 से 16 अगस्त के बीच में आप सरेंडर कर सकते हैं। तो ये 2 विंडो रहेगा, इसमें आप सरेंडर कर सकते हैं। लास्ट राउंड जो 19 अगस्त के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप ये बोल नहीं कर सकते सरेंडर, क्योंकि आपने ना खुद आप एडमिशन लेना चाह रहे, ना दूसरों के लिए, आपके नीचे जो बच्चे हैं है ना उनके लिए भी आपने चांस नहीं दिया, तो उसके लिए कोई आपका रिफंड नहीं बनेगा, वो अलाउड नहीं। सीट अलॉटमेंट के बाद फाइनल रिपोर्टिंग कब तक? फाइनल एडमिशन या फिर फाइनल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ये है आपका 20 अगस्त है। 19 अगस्त को चूंकि लास्ट राउंड की जो लिस्ट आएगी, सारे डॉक्यूमेंट जो पोर्टल सारे वेरिफिकेशन सेंटर या अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आएगा, तो उसके बाद इसलिए 20 अगस्त से ही हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग है बच्चों की एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार जैसा कि CSAB ने अपना टाइमलाइन दिया है, उस टाइमलाइन के हिसाब से 20 से लेकर 23 अगस्त तक है। और इसमें बच्चों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा इंस्ट्रक्शन यही है कि वो बच्चे जिसको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो वहां की वेबसाइट देखिए। और क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट अपनी एक नोट क्या बोला जाए कि हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन शेयर करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लानी है, क्या क्या फॉर्मेलिटी है, फीस जो रिमेनिंग फीस इंस्टीट्यूट का है वो कैसे पे करना है, और आपके वहां के डेटाबेस में आप कैसे रजिस्टर करें, वो सारी इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग भी करते हैं। NIT रायपुर में हम हो सकता है कि अगले वीक में हम पूरा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम अपलोड कर दें, जिससे सारे बच्चों की जो संशय है कि क्या डॉक्यूमेंट, क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी, या किस डेट को, या मतलब कब, जैसे टाइमलाइन भी दिया रहता है। कई बार ये होता है कि भाई हमारे यहाँ 1159 स्टूडेंट्स अलॉट होंगे, तो सारे बच्चे अगर पहले दिन आ गए तो हम तो मतलब हौच पौच हो जाएगा, मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि 2 या 3 ब्रांच पर डे शेड्यूल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिन हमने आर्किटेक्चर को, बायोमेडिकल को और कंप्यूटर साइंस को हमने पहले दिन का शेड्यूल दे रखा है। तो बच्चे कोशिश करें इस जो यहाँ पे जो हॉस पॉज होने का या जो कंजेशन होने का, या फिर उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम लग जाएगा एडमिशन के फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने में, तो सिस्टमेटिक हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्रांच वाइज डे अलॉट करते हैं, और सभी बच्चे उसके हिसाब से अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करें फिजिकली। यानी कि वेबसाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस स्ट्रीम का जिस दिन का होना जी, स्ट्रीम का या जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ की वेबसाइट और पूरी जानकारी लेके वहाँ का अपना ट्रैवल प्लान बनाइए और आप निर्धारित समय पे वहाँ पे पहुँचिए, जिससे आपको बिल्कुल भी स्ट्रीमलाइन और सिस्टमेटिक वे में आपकी रिपोर्टिंग होगी। और बिल्कुल आपको वहाँ पे जाने पर यह नहीं होगा कि नहीं वहाँ की जो वेरिफिकेशन टीम है, अरे आपका तो आज डे ही नहीं, आप क्यों आ गए।
ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्लाइमेटिक और एक आपका एडवर्स वेदर कंडीशन में जी। सभी अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया तो आपको नहीं आना है, बट हमारा कोशिश ये रहता है कि वो बच्चे, हम चूंकि हम स्ट्रीमलाइन करना है कि सिस्टमेटिक वे में कि हाँ आज डिपार्टमेंट का हमारी एक अलग बंच बनेगी, ये अलग बंच बनेगी, ये अलग बंच बनेगी, उसके हिसाब से है ना, थोड़ा सा हमारी रिपोर्टिंग है, हम उसके हिसाब अपडेट से रहेंगे करते तो आप खुद भी परेशानी जी। से बचेंगे और बाकी लोगों को भी सुविधा होगी। हैं। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इस बार सीसैब और दासा का जो पूरा प्रोसीजर है एक साथ पैरेलल चलेगा, जी तो ये बताएं कि एक तो दासा क्या है, इसमें जी कौन लोग एलिजिबल होंगे, जी सीसैब में कौन लोग एलिजिबल होंगे, जी। और साथ ही कौन कौन इसमें शामिल हो सकेगा? क्या इसमें कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि सीसैब में भी और दासा में भी शामिल हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। इसमें दासा मतलब डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अब्रॉड, अच्छा। जो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि फॉरेन नेशनल को बिलोंग करते हैं, जी। और उन बच्चों के लिए है जो फॉरेन सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा। और उन बच्चों के लिए है कि जो इनके माता पिता बाहर में शटल हो गए हैं, एनआरआई हैं, जी। वो सारे बच्चों के लिए है। हम्म, और इसमें अब मैं सीएसएबी स्पेशल की बात कर रहा हूँ, हम्म, तो इसमें मैडम इस बार एनआरआई भी हो सकता है। एनआरआई दोनों में अप्लाई कर सकता है। एनआरआई कैंडिडेट जो है आपको सीएसएबी स्पेशल में भी आएगा, जी मेंस क्वालिफाइड है तो वो सीएसएबी स्पेशल में भी आएगा, इसमें भी आएगा। सिमिलरली एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो भी बच्चे हैं। बशर्ते ये है कि उनका एक कंडीशन है, जोसा में जो जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनको इस बात का भान होगा कि एक जुडिशरी डिसीजन है कि 4 मार्च 2021 से पहले के बच्चे, अच्छा। वो जो जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके पास एक फ्रीडम था कि आइदर दे कैन ऑप्ट एज इंडियन नेशनल और आइदर दे कैन ऑप्ट एज अ फॉरेन नेशनल। तो जो अगर वो इंडियन नेशनल अगर उन्हें ऑप्ट कर रखा है और यहाँ पे भी अगर वो ऑप्ट करते हैं तो वो भी सीएसएबी की स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कॉमन कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं मैडम, सीएसएबी स्पेशल में भी और दासा में भी, तो दासा में भी एनआरआई जाएंगे, सीएसएबी स्पेशल राउंड में भी एनआरआई जाएंगे, ओसीआई पीआईओ आई वो वहां भी होंगे, यहाँ भी होंगे। अच्छा। तो ये कॉमन कैंडिडेट हैं दासा और सीएसएबी में भी। जी। और हम अब बात करते हैं इंडियन नेशनल, जो कि हम बताए हैं कि जो अभी जस्ट सीएसएबी स्पेशल राउंड में जितने बच्चे जो टाइप 9 कैंडिडेट्स कैटेगरीज के हैं वो सारे बच्चे सीएसएबी स्पेशल में। वो टाइप 9 मींस जो है जो बच्चे सीट ले रखे हैं, अच्छा। जो बच्चे रजिस्टर नहीं करा पाए थे, उस टाइप के ये पूरे टाइप 9 बच्चे स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो है ही है। हाँ। जो इंडियन नेशनल है, हाँ। वो सीएसएबी स्पेशल राउंड में जाएंगे, और जो ओसीआई पीआईओ एफ जो आपने आपको जो कैटेगरी क्या बोला जाए कि जो नेशनलिटी अपना जो है एफ जो असाइन कर रखे हैं वो, तो और जो 4 मार्च 2021 के बाद के जो स्टूडेंट हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट एफ हैं, तो वो सारे सिर्फ दासा के लिए एलिजिबल होंगे। जी। तो ये है। तो कुल मिला के जो कॉमन कैंडिडेट की हम बात करते हैं, एक एनआरआई है और एक ओसीआई पीआईओ आई कैटेगरी विद आई टैग है ना, जो कि 4 मार्च 2021 से पहले के जो है जिनका कार्ड इशू हुआ है, तो वो दोनों कॉमन कैंडिडेट है, इधर इंडियन सिटीजन इधर फॉरेन सिटीजन। तो ये सारा चीज है जी। अब इसके काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है वो थोड़ा बताएं सर। जी। अगर मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि दासा का जो शेड्यूल है और जो सीएसएबी का शेड्यूल है ये एकदम पैरेलल है। अच्छा। और इसमें जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है यहाँ भी 9 अगस्त, 14 अगस्त और 19 अगस्त ये बिल्कुल कॉमन है ना। जहाँ पे अंतर आता है, जैसे कि दासा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दासा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सेंट्रली होगा, जैसे एनआईटी राउरकेला इस बार कंडक्ट करा रहा है। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी मींस अगर किसी दासा के स्टूडेंट को, कैंडिडेट को किसी भी इंस्टीट्यूट में अलॉट होता है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एनआईटी राउरकेला में होगा। अच्छा। सेंट्रलाइज्ड होगा। अच्छा। है ना जी। और उसका जो एडमिशन फीस है, जो हम बोलते हैं कि एनरोलमेंट फी है ना, दासा एनरोलमेंट फी, तो वो उसमें 3 कैटेगरीज है मैडम। एक कैटेगरी जो बच्चा है जो एनआरआई है, और वो बच्चे जो हैं सीआईडब्ल्यूजी कैटेगरी की है। जैसे दासा में बेसिकली 3 कैटेगरी है, एक मैं बता दूं आपको, दासा सीआईडब्ल्यूजी और एक दासा जनरल और एक दासा जनरल सार्क एंड नॉन सार्क। तो ये है। तो दासा जनरल अगर मैं बात करता हूँ, दासा सीआईडब्ल्यूजी मीन स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर वर्किंग इन गल्फ कंट्री। तो जैसे उसमें 7 to 8 कंट्रीज हैं। अच्छा। मैं उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर बाद। और वो सीआईडब्ल्यूजी कैटेगरी के लिए जो बच्चों के लिए
जो इंडियन नेशनल का जो फीस स्ट्रक्चर है सेम एप्लीकेबल है जी। और इसमें क्या है, आपको जैसे 1,25,000 रुपीज ट्यूशन फीस है, तो सेमेस्टर वाइज मैं बात करता हूँ तो 62,500 है। तो 62,500 दासा एनरोलमेंट फी CIWG कैटेगरी के लिए 62,500 प्लस $300। $300 आपका प्रोसेसिंग फीस है जो नॉन रिफंडेबल है। और मैं दासा सार्क नेशन, सार्क नेशन मीन्स दोज कैंडिडेट हु आर हैविंग अ फॉरेन टैग एंड द सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 7 कंट्रीज हैं। इन बच्चों के लिए हमारा जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो $4,000 है। तो पर सेमेस्टर कितना हुआ, $2,000। तो उनका जो पार्टिसिपेशन फी है, एनरोलमेंट फी है, दासा एनरोलमेंट फी, वो उनका होगा $2,300। ठीक है। और वैसे जो प्योरली फॉरेन टैग वाले हैं, नॉन सार्क, सार्क में भी नहीं है, CIWG में नहीं है, जो फॉरेन टैग है, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, उनके लिए जो एनुअल फीस है वो मैडम वो $8,000 है। तो एक सेमेस्टर में अभी जो दासा एनरोलमेंट फी है उनका होगा 4,000, एक सेमेस्टर का 4,000 ट्यूशन फीस प्लस $300 आपका एनरोलमेंट फी। तो आपको $4,300 इस कैटेगरी के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जी। तो आप देख रहे हैं, इस बार हम CSAB और साथ में दासा के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ न केवल हमारे देश के बच्चे, बाकी जो सार्क देश के जो बच्चे हैं वो भी इस पूरे प्रोसीजर में किस तरह शामिल हो सकते हैं, हम उस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स जो है उसके लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आप बहुत ध्यान से उसे पढ़िएगा क्योंकि करियर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि दासा एंड CSAB दोनों का शेड्यूल भी सेम है, तो जो लोग दोनों में शामिल होंगे उनके लिए क्या लॉगिन का प्रोसेस है? आप जो है CSAB के ब्रोशर को पढ़िए, आप दासा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दासा का ब्रोशर पढ़िए, और आप अगर दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप अप्लाई करिए। मैं जस्ट ब्रीफ में यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम CSAB स्पेशल राउंड की बात करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन डेट होता है 30 जुलाई से 7 अगस्त। आपको इस बीच में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, आपका एनरोलमेंट फी हो, और या फिर आपका चॉइस फिलिंग हो। ये आपकी स्पेशल राउंड का, ये 30 जुलाई से 7 अगस्त तक। बट मैं अगर दासा की बात करता हूँ मैडम, तो उसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो टाइम है वो 30 जुलाई से 3 अगस्त है, क्योंकि वो सेंट्रली वेरीफाइड होगा NIT राउरकेला की टीम के थ्रू। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट तक तो अलाउ है 30 जुलाई से 3 अगस्त तक, बट आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो ऐसा है कि 30 जुलाई को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दासा एनरोलमेंट फीस पे करेंगे, और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे ही किए, वेरिफिकेशन टीम जो NIT राउरकेला की है वो उसको वेरीफाई करेगी, और वंस यू आर एलिजिबल बेस्ड ऑन योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट, आपका जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, तब आप जो है आपके सामने आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर अब ये बच्चे जो है, हो सकता है ये बच्चे सिर्फ दासा में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ दासा के उनके सीट वैकेंसी या सीट के ऑप्शंस मिलेंगे चॉइस के। और अगर ये दोनों बच्चे, मतलब ये कॉमन लॉगिन है, कॉमन लॉगिन मतलब अगर हम दोनों ऐसे कैंडिडेट जो दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी कॉमन लॉगिन है। तो वो 30 अगस्त के आपके 3 अगस्त के बाद जैसे वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उनके पास दोनों ऑप्शन खुलेगा, ये दासा का है और ये CSAB का है। तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस में आप डालिए, है ना। तो आपको आगे चल के चांसेस, जैसी आपके मेरिट ऑर्डर के हिसाब से आपको पॉसिबिलिटी बनती है कि लाइकिंग का, जैसे आपकी मेरिट की पोजीशन बनेगी कि आपको पहला चॉइस क्या है, तो हो सकता है कि वो आपका वो CSAB स्पेशल राउंड के थ्रू आपको मिल जाए, या बेटर आपकी चॉइस अगर ऊपर है, मेरिट पोजीशन अच्छी है, तो हो सकता है दासा का आपको CIWG का सीट मिल जाए। तो इस तरीके से आपको सीट मिलेगी। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर आप दासा की बात करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और एनरोलमेंट फी ये आपको 3 अगस्त तक पूरी करनी है, और उसके बाद ही अगर आप सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होता है आपका डॉक्यूमेंट, तो आपको 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपको चॉइस भरनी है। ये है।
और अगर मैं CSCPS की बात करूं तो 30 जुलाई से लेकर आपको 7 अगस्त तक पूरा ऑप्शन है। जी। अंतर इतना है कि दासा के बच्चों के लिए एक बार वन टाइम फी पेमेंट है, DEF है, और वो सीट एक्सेप्टेंस या हम अलॉट जब हो जाता है तब भी उनको सिर्फ विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। उनके पास ऐसा इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट है वहाँ पे। एनरोलमेंट फीस मतलब चाहे वो $62,500 प्लस $300 हो या $2,300 या $4,300, वन टाइम है वो। अब वो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हुआ तब वो चॉइस भी भरे, फिर वो 9 अगस्त, 14 अगस्त और 19 अगस्त के वेट करें उनका सीट अलॉटमेंट के लिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि सीसैब और दासा में कई स्टूडेंट हैं जो कॉमन होंगे, तो उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? मैडम, इसमें जैसे कॉमन स्टूडेंट्स आपके NRI हैं और OCI PIO विथ इंडियन कैटेगरी एंड आई टैग, ये हैं। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोलना चाहूँगा, NRI कैटेगरी जो बच्चे हैं, NRI मीन्स बेसिकली दे आर इंडियंस, तो उनके लिए तो रिजर्वेशन पॉलिसी एज सेम है जैसा हमने जोसा में देखा था। चाहे हम जनरल कैटेगरी की बात करें या फिर EWS कैटेगरी की बात करें, चाहे OBC NCL की बात करें, SC ST, है ना, और इनकी सब कैटेगरी भी जुड़ जाएगी तो आपकी 5, और PWD जुड़ गई तो 10, और फीमेल के साथ मतलब होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा करके 20, तो और आप फीमेल कैटेगरी के साथ करके तो 40। तो ये पूरी 10 कैटेगरीज जो हैं ये वैलिड हैं NRI कैंडिडेट्स के लिए, है ना जी। तो और उसमें अगर मैं OCI PIO आई की बात करता हूँ तो उसमें चूंकि वो फॉरेन टैग के मतलब वो जस्ट दे हैव क्लेम दैट दे आर जस्ट हैविंग आई टैग है ना, इंडियन टैग, तो उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। तो उनके लिए सिर्फ एक रिजर्वेशन सिस्टम है जो यहाँ की जो सब कैटेगरी है, तो अ कैंडिडेट मे हैव अ ओपन और ओपन PWD। तो जी, और बाकी OCI PIO के लिए कोई रिजर्वेशन सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम हमारे जो 10 कैटेगरीज हैं वो सिर्फ NRI कैंडिडेट्स के लिए है जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि दासा के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग से लेकर जो आगे का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से? इसका प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डिफरेंस है, और उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग है वो डिफरेंस है, और आपको जब सीट मिल गई तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। जैसे 9 अगस्त के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना है, विलिंगनेस देनी है, और आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। और इसमें वही है आपका, फिर वही आपका जो विलिंगनेस देना है के साथ साथ अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप सीट सरेंडर कर सकते हैं, और अगर आपको सीट नहीं मिली है, आपको अन्यत्र कहीं भी आपको जो है अच्छी आपके हिसाब से अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं, या फिर आपको सीट नहीं मिली तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो वो सेम है, वही आपका सरेंडर और एग्जिट पहले राउंड और दूसरे राउंड में आप एप्लीकेबल रहेगा। लास्ट राउंड में यू आर नॉट अलाउड टू हैव एग्जिट एंड सरेंडर ऑप्शन। इनके लिए रिपोर्टिंग का डेट कब है? मैडम सेम है, यही है 20 अगस्त से 23 अगस्त। बट इनके लिए भी इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हुआ है आप वहाँ की वेबसाइट पढ़िए और उसके हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या क्या तैयारी करके जाना है, कैसे आपका फीस मोड, क्या एडमिशन, हॉस्टल, सारा चीज जानकारी आप पढ़ के वहाँ पे रिपोर्ट करिए, जो कि एज पर जोसा CSAB उसका टाइमलाइन आपका 20 अगस्त से 23 अगस्त है जी। और इसमें और भी जो चीज़ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कई बार करते हैं, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने जो अपलोड कर रखा है, मैं दासा के स्टूडेंट की बात करता हूँ, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो उनका CIWG का जो क्लेम कर रहे हैं तो वो उनका वीज़ा हो या फिर वहाँ का वर्क परमिट हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें तो आपको लगेंगी जो आपने अपलोड कर रखा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे चूंकि आप एडमिशन लेने आ रहे हैं तो आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और हो सकता है कि आपको यहाँ की एक ID प्रूफ, आधार कार्ड जो होता है वो लगेगा, और आपको जो है पासपोर्ट ही है उसके इन प्लेस ऑफ दैट, और कुछ आप इंस्टीट्यूट का कुछ एफिडेविट होता है, कुछ अंडरटेकिंग होता है, तो आपको वो पूरी लिस्टिंग देखनी होगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उसके बाद आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। सर, जैसे आपने दासा के बच्चों के लिए कई सारी बातें बताई, NRI बच्चों के लिए, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कुछ और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, क्या कुछ है इसमें? जी, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NRI स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं या फिर दासा के अंतर्गत में एक एज क्राइटेरिया है मैडम। तो वह बच्चे जो 1 अक्टूबर 2000 के बाद जो बर्थ हुआ है उनका वही एलिजिबल है। मतलब हम एक मोटा मोटी या जनरल वे में बात करें, दोज हु आर बिलो 25 ईयर ऑफ एज,
अच्छा। ठीक है, तो दे आर एलिजिबल। और दूसरा है एक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, कि एनआरआई स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट इन द लास्ट ड्यूरिंग 8 years, है ना, पिछले 8 साल के दौरान में वो एनआरआई कब कहलाएगा, जब वो पिछले 8 साल के दौरान कभी भी उसने जो 2 साल का एजुकेशन है मिनिमम वो फुलफिल कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव ऑफ 11th-12th, अगर आपका 11th एंड 12th बाहर का नहीं है तो आप एनआरआई कैटेगरी में नहीं आएंगे, है ना। तो आपको चाहे कहीं कहीं भी, चाहे आपने जैसे नेपाल में आपने पढ़ाई कर लिया हो, या फिर आप गल्फ कंट्रीज में पढ़ाई कर लिया हो, यूएस में, यूके में, यूरोप में, कहीं भी आपने पढ़ाई कर रखा हो, तो उसकी स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनआरआई बच्चों के लिए यही है कि आपका 11th और 12th ये जो है आपका ये फॉरेन से होना चाहिए, अदरवाइज आप एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं जी। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, और आपकी जो फीस कैटेगरी भी है वो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अच्छा। जी, है ना। जैसे मैं आपको बताया कि अगर CIWG है तो उसका इंडियन नेशनल के बराबर होगा, सार्क नेशन का है तो उसका $2,000 पर सेमेस्टर होगा, और नॉन सार्क नेशन है तो $4,000 पर सेमेस्टर होगा। तो ये भी डिसाइड इस बात पे होती है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो कम से कम पिछले 8 साल के दौरान में कभी भी वो बच्चा 11वीं और 12वीं का जो परीक्षा है वो फॉरेन नेशनल से दिया है। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने कैंडिडेट्स को दी, और मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने भी यूट्यूब में देखे हैं पॉडकास्ट, हमारा जो पॉडकास्ट है एक मायने में एक कंप्लीट पॉडकास्ट है, जिसमें हमने बहुत बारीक चीजों को हमारे ऑडियंस तक देने की कोशिश की है, और साथ ही साथ हजारों की संख्या में इसमें व्यूज भी मिल रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कैंडिडेट्स को और व्यूवर्स को बहुत जरूरत है इस प्रकार के काउंसलिंग वाले वीडियोस की, ताकि उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल सके आप जैसे अच्छे एक्सपर्ट से। सर, ये तो रही हमारी CSAT, जोसा और दासा के पूरे काउंसलिंग के बारे में एक बहुत ही सार्थक चर्चा, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। लेकिन हम साथ साथ हम उन कैंडिडेट्स के लिए भी आपसे कुछ मोटिवेशन के मैसेज चाहते हैं जिन बच्चों का अभी इस साल नहीं हो पाया है इन तमाम राउंड्स के बीच, क्या कहेंगे आप? जी, मोटिवेशन स्पीक के बारे में मैं बच्चों के लिए यही हिदायत दूंगा या इंस्ट्रक्शन दूंगा या फिर मैसेज दूंगा मैं, कि देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आते हैं, वो किसी आधे परसेंटेज के लिए 74.8%, है ना, तो ये ऐसे 1-2 नंबर के लिए चूक जाते हैं। हमको भी बहुत दुख लगता है, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। तो हम भाई एज पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन के तहत काम करते हैं, तो हमको भी आपको सीट कैंसिल करने में हमको बहुत दुख होता है, यह चीज़ है। बट आप ध्यान रखिए, आपका जो है यह मतलब आपका NIT सिस्टम में एडमिशन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मींस टैलेंटेड नहीं है या केपेबल नहीं है, या आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी और बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते मैं ये सिर्फ बोलना चाहूँगा आप सभी के लिए कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप मेहनत करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, और हो सकता है कि आपको आपका भविष्य दूसरे दिशा में ले जाके और भी अच्छा आपका सुनहरा भविष्य आगे हो। और यह भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है बट आपने उसको फोकस नहीं किया, हो सकता है ऐसा चांस हो सकता है। और दूसरा जो चीज़ है कि आपके सामने इम्प्रूवमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है, आप उस इम्प्रूवमेंट दीजिए, और आप 1 साल के बाद फिर से आप पूरे जोश के साथ आप आइए तैयारी करके, अच्छे रैंक लेके आइए, और फिर से आप एडमिशन का चांस लीजिए, ये चीज़ है। और दूसरा जो चीज़ मैं यही बात करना चाहूँगा कि देखिए, समय है, आप कहीं भी रहिए, आप टॉप 10% 5% में रहिए, आपका सुनहरा भविष्य तय है। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, और आप आगे बढ़ते रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। सर, बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे व्यूवर्स को, और आपने इतने अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक गाइड किया, और यहाँ हमारे लिए आपने समय निकाला। पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में आप पूरी तरह से एक्टिव हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो आपका जो कीमती समय हमें मिला, हमारे व्यूवर्स को भी मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 तो दोस्तों, आप सभी उम्मीद का दामन थाम के रखिए। जिस तरह सर ने गाइड किया है आपको, उसको पूरी अच्छी तरह से उसे फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए एक सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार।